हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेबी एन सी आई मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपनी बीएफएम के मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 3, जो कि बेस्ड है दोस्तों कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनएनआई अकाउंट। तो दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले आपने यदि हमारा पिछला यूनिट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसे जाकर एक बार देखें। और हम लोग जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें प्रिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमें समझना है इंट्रोडक्शन को, आखिर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता क्या है। उसके बाद दोस्तों कुछ अकाउंट्स हैं या अदर सर्विसेज हैं या कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग किस किस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं वो देखना है। उसके बाद दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को समझना है। ठीक है, पेमेंट का कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ट्रांसमिशन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड है, वो समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एनआरआई बैंकिंग को समझेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग एनआरआई के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग समझेंगे। और उसके बाद है दोस्तों हमें फैसिलिटीज टू एनालाइज समझना है। और फाइनली हमें एडवांस टू नॉन रेजिडेंट एंड थर्ड पार्टी एडवांस समझना है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 7 टॉपिक्स हैं जिसको हमको जिसे हमें समझना है अच्छे तरीके से, तो हम लोग इसे समझेंगे। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं अपने CIB मेड सिंपल के प्लान के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में से बता दूंगा। दोस्तों, इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे BFM का मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ आप देख सकते हैं, CIB मेड सिंपल का टेलीग्राम चैनल है। तो दोस्तों उस पर जरूर आप रजिस्टर हो जाएं, उस पर आप जरूर ज्वाइन कर लें उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ताकि वो जो मॉक टेस्ट है उसमें आप आसानी से उसमें आप अटेंड कर सकें और अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर पाएँ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट में देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आप कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को सुधार सकते हैं, क्योंकि आज का जो BFM का पेपर आता है तो उसमें ज़रूरत है कि आप अपने आप को समझें कि हाँ, मेरा प्रिपरेशन का लेवल किस स्टेज पे है। चलिए, तो इसके बारे में आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। लेसन को शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है दोस्तों इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जरा समझते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डेंट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक। पहले इसका डेफिनेशन बताता हूँ। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स, दो बैंक्स के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसके पास म्यूचुअल अकाउंट है, विच हैव म्यूचुअल अकाउंट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा उसमें मतलब कि दो बैंक है जिसके पास आपस में म्यूचुअल अकाउंट है, उसके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग करस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। आप हम लोग एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये हमें मिस्टर गुप्ता, ठीक है, ये कौन है, ये मिस्टर गुप्ता है। ठीक है, अब दोस्तों इनको इनको क्या है कि इनका बेटा है। ठीक है, इनका इनका ये है मिस्टर गुप्ता सन। ठीक है, ये इनका बेटा है। इसको चाहिए $10,000। इसको कितना चाहिए, $10,000 चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो है वो दूसरे देश में है, वो मान लीजिए USA में है और ये भारत में है। ये कहाँ पे है, इंडिया में है। तो उसे चाहिए $10,000। मिस्टर गुप्ता के बेटे को चाहिए $10,000। अब दोस्तों मान लीजिए आज के डेट में $1 जो है वो है, मान लीजिए कि 74 रुपया, 74 रुपीज़। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता का जो बैंक है, वो है HDFC बैंक। कौन सी बैंक है, HDFC बैंक। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता ने क्या किया, बैंक को ऑर्डर दिया। HDFC बैंक को ऑर्डर दिया कि आप जो है, आप देखिए 74 रुपया $1 का दाम है और टोटल है $10,000। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 7,40,000 हो जाएगा ना। तो मिस्टर गुप्ता ने बैंक को ऑर्डर दिया, यानी HDFC बैंक को ऑर्डर दिया कि आप 7,000 रुपया जो है, ₹7,400 XYZ बैंक में ट्रांसफ़र कर दो और XYZ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और वो अकाउंट किस बैंक में है, बैंक ऑफ अमेरिका में। यानी कि ये जो अकाउंट है ये किसका है, बैंक ऑफ अमेरिका। ये अकाउंट किसका है, इनके बेटे का है। XYZ अकाउंट जो है इनके बेटे का है, मिस्टर गुप्ता के बेटे का है। तो उसने HDFC को बोला कि आप 7,40,000 रुपया मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका में XYZ अकाउंट के नाम से है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया XYZ अकाउंट कहाँ किसका अकाउंट है। ठीक है, अब दोस्तों हुआ ये,
ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको क्रॉनिकल समझा रहा हूँ, एक क्रॉनिकल में समझा रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि ये जो HDFC बैंक है, ये जो HDFC बैंक है दोस्तों, वो ऐसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। वो डायरेक्टली जो है बैंक ऑफ अमेरिका में BOA में हम लिख रहे हैं, में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है? ठीक है, क्योंकि रुपये को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अकाउंट में रुपये में जमा है पैसा, है ना। लेकिन इसको जो है इसमें देना है डॉलर में, तो रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए HDFC बैंक जो है डायरेक्टली बैंक ऑफ अमेरिका में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो HDFC बैंक क्या करेगा? HDFC बैंक का एक अकाउंट है, समझिए बात को। HDFC बैंक का जो है अकाउंट है किस बैंक में? JP मॉर्गन बैंक में। दूसरा बैंक आ गया यहाँ पे, JP मॉर्गन बैंक में HDFC बैंक का क्या है? अकाउंट है। किस चीज़ के लिए? फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए। किस करेंसी में? US डॉलर में। समझिए, HDFC बैंक का जो अकाउंट है JP मॉर्गन में, वो US डॉलर करेंसी में है। किस चीज़ के लिए है? फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो HDFC ने अपना एक अकाउंट खोल के रखा है JP मॉर्गन बैंक में फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए US डॉलर में। ठीक है, तो ये जो JP मॉर्गन आया ना बीच में, इसे ही कहते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। आप समझ में आया आपको? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का डेफिनेशन क्या लिखा है? दो बैंक के बीच का रिलेशनशिप जिसका म्यूचुअल अकाउंट है एक दूसरे के साथ। तो HDFC और JP मॉर्गन का म्यूचुअल अकाउंट है। तो ये जो JP मॉर्गन आया, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेगा ये प्रॉब्लम को JP मॉर्गन बैंक जो है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये जरा देखते हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा कि ये जो HDFC बैंक है वो क्या करेगी? वो ये जो HDFC बैंक है वो क्या करेगी? वो इनके खाते से, मिस्टर गुप्ता के खाते से 7,40,000 रुपया डिडक्ट कर लेगी। HDFC डिडक्ट करेगी। ये क्या करेगी? डिडक्ट करेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद ये जो है, हाँ, ये जो JP मॉर्गन बैंक है, ठीक है, ये जो JP मॉर्गन बैंक है, ये क्या करेगी दोस्तों? JP मॉर्गन बैंक क्या करेगी कि ये जो है डिडक्ट करेगी 10,000 US डॉलर। 10,000 US डॉलर कहाँ से डिडक्ट करेगी? HDFC बैंक के अकाउंट से। ठीक है, तो और HDFC ने क्या ऑर्डर किया JP मॉर्गन को कि आप 10,000 जो XYZ अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो JP मॉर्गन क्या करेगी? ये जो JP मॉर्गन है वो क्या करेगी? ये जो 10,000 US डॉलर है वो बैंक ऑफ अमेरिका के XYZ अकाउंट में क्या कर देगी? ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका के XYZ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक तरफ से JP मॉर्गन HDFC से 10,000 डॉलर ले रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है कि उसको बैंक ऑफ अमेरिका में ट्रांसफ़र कर रही है। तो जो JP मॉर्गन जो बीच में रोल प्ले कर रहा है वो है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का रोल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है? एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। मिस्टर गुप्ता को इसमें हेल्प क्या किया, देखिए इसको ओवरऑल यदि समझें, ओवरऑल यदि हम इसको एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करें दोस्तों, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। जरा उसे आप एक बार देखिए। देखिए यहाँ पे कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो एक तो थे मिस्टर गुप्ता, एक है दोस्तों उनका बैंक HDFC बैंक, एक है दोस्तों JP मॉर्गन बैंक, एक है दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका, और लास्ट में दोस्तों इनका सन। तो देख रहे हैं ये जो JP मॉर्गन का जो रोल है यही है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का रोल। ठीक है, इसका अकाउंट HDFC में है, इसका अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है, तो बीच में है JP मॉर्गन बैंक, ताकि वो क्या कर रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। तो आपको पार्टीज को समझना है कि कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। तो आइए जरा देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स। तो देखिए दोस्तों मैं हम कुछ फंक्शन बताते हैं आपको। तो सबसे पहले फंक्शन है अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड। पहले हम लोग ए का बात करते हैं, अकाउंट सर्विसेज, और दूसरा है दोस्तों अदर सर्विसेज। तो पहले अकाउंट सर्विसेज में देखते हैं। तो सबसे पहला जो सब फंक्शन आता है दोस्तों वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। वो क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो दोस्तों क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या आता है वो जरा हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई भी आउटवार्ड पेमेंट है, ठीक है, आउटवार्ड पेमेंट आएगा, इनवार्ड पेमेंट आएगा,
ठीक है, उसका रिसिप्ट होगा। तो ये सब होता है हमारा किसके थ्रू, क्लियरिंग हाउस के थ्रू होता है। उसके बाद दोस्तों आपका एलसी का क्लेम रिइम्बर्स होता है। ठीक है, ये भी किसके थ्रू होता है हमारा, ये भी हमारा होता है क्लियरिंग हाउस के थ्रू होता है। फिर चेक कलेक्शन, ठीक है, चेक कलेक्शन हुआ या ड्राफ्ट या चेक इशू हुआ, तो दिस ऑल दिस थिंग हैपेंस थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग दूसरा दूसरा फंक्शन देखें यदि हम, तो एक है हमारा कलेक्शन का फंक्शन। ठीक है, कलेक्शन में क्या क्या आता है दोस्तों, कलेक्शन में आएगा कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिल। ठीक है, मान लीजिए कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल का कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल का कलेक्शन, चेक का कलेक्शन। ठीक है, तो ये सभी के सभी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, रिमाइंडर्स, या नहीं तो आप ऐसा ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सभी फंक्शन जो है हमारे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का है। तीसरा हम बात करें, तीसरा फंक्शन जो बात करें वो पेमेंट्स का है। तो पेमेंट्स में किस तरह का फंक्शन प्ले करती है दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं क्लाइंट बैंक के, कि डेबिटिंग अकाउंट मेंटेन विथ, इंटर बैंक पेमेंट होगा, फॉरेक्स डील का सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब एक तो आप इंटर बैंक पेमेंट, दो बैंकों के बीच का पेमेंट, इंटर बैंक पेमेंट होता है, फॉरेक्स डील का सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। चलिए, उसके बाद दोस्तों ओवरड्राफ्ट या लोन फैसिलिटी भी मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस रूप में मिलता है दोस्तों, तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के पास जो है क्लाइंट बैंक का एक अकाउंट होता है, तो वो ओवरड्राफ्ट देती है टेम्प्रोरी नीड्स के लिए। ठीक है, ओवरनाइट बेसिस पे, ताकि वो शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, शॉर्ट टर्म फंडिंग होता है। यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों किस तरह का फंडिंग होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म फंडिंग होता है। इसके बाद है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट के बाद है दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट सर्विस, इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, तो जैसे ओवरनाइट सरप्लस बैलेंस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, एट डोमेस्टिक कॉल रेट माइनस स्मॉल मार्जिन। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट होता है। ये सभी के सभी जो है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज भी जो है हमारे क्लाइंट बैंक को प्रोवाइड करती है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये हमारा अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं। अब जरा हम देखते हैं कि अदर सर्विसेज क्या क्या हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ अदर सर्विसेज डज इट प्रोवाइड। तो अदर सर्विसेज में यदि हम बात करें, तो देखिए अदर सर्विसेज में क्या क्या आएगा, एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, एलसी एडवाइजिंग, उसके बाद एलसी कन्फर्मेशन, एलसी कन्फर्मेशन भी करवाते हैं हम लोग। एलसी के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तब अच्छे से क्लियर होगा एडवाइजिंग क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होता है। फिर उसके बाद दोस्तों बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये भी सर्विसेज हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों गारंटी इशू करना, इशुएंस ऑफ गारंटी। अब गारंटी किस केस में, तो बॉन्ड्स, बिड बॉन्ड के केस में, यानी तो आप बात करें परफॉर्मेंस के केस में। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हमारा फॉरेक्स सर्विसेज जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू, फॉरेक्स सर्विसेज, कस्टडियल सर्विसेज। ठीक है, सो ऑल दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द असिस्टेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। चलिए, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सर्विसेज देखा, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बैंक अकाउंट। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट को। तो जो फॉरेन अकाउंट बैंक मेंटेन करती है दूसरे बैंक के साथ, तो उसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन अकाउंट, राइट। सो द फॉरेन अकाउंट मेंटेन बाय बैंक विथ अदर बैंक। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, एक तो होता है नॉस्ट्रो, एक होता है दोस्तों हमारा वॉस्ट्रो, और एक होता है दोस्तों हमारा लोरो। ठीक है, ये तीन तरह का अकाउंट होता है। तो आइए जरा हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं इन तीनों अकाउंट को। लेट अस स्टार्ट विथ नॉस्ट्रो अकाउंट, लेट अस बिगिन विथ नॉस्ट्रो अकाउंट फर्स्ट।
तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी नॉस्ट्रो अकाउंट को समझने में। वो ये एक वैसा अकाउंट होता है दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड, इसका मतलब समझिए, अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स in a foreign currency in foreign बैंक। इस डेफिनेशन को समझिएगा दोस्तों, आपको मैं डेफिनेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है भारत, ठीक है, ये है इंडिया। इंडिया का एक बैंक ले लीजिए आप, एसबीआई बैंक ले लीजिए, लेट अस टेक एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये है यूएसए, और यूएसए का आप एक बैंक ले लीजिए सिटी बैंक। कौन सा बैंक ले लीजिए? सिटी बैंक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूँ, यूएसए का आप ले लीजिए सिटी बैंक, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, नॉस्ट्रो का मतलब होता है, नॉस्ट्रो का मीनिंग होता है आवर अकाउंट विथ यू, आवर अकाउंट विथ यू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डोमेस्टिक बैंक कौन सी बैंक है? एसबीआई डोमेस्टिक बैंक है। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, जो डोमेस्टिक बैंक फॉरेन करेंसी में होल्ड करती है फॉरेन बैंक में। तो बेसिकली एसबीआई क्या कर रही है, एसबीआई अपना एक अकाउंट रखी हुई है सिटी बैंक में, ठीक है। तो ये जो सिटी बैंक में एसबीआई ने अकाउंट रखा है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। इसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। तो बेसिकली एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई ने करंट अकाउंट, इसका नेचर क्या है? करंट अकाउंट का नेचर है। ये क्या है दोस्तों? करंट अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। कहाँ पे? सिटी बैंक के साथ, सिटी बैंक के साथ। किस करेंसी में? यूएस डॉलर करेंसी में, इन यूएसडी। ध्यान देना है, करेंसी पूछेगा तो यूएस डॉलर करेंसी में आता है, और इसे हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? तो नॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली एक करंट अकाउंट होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉस्ट्रो अकाउंट एक करंट अकाउंट होता है। कौन मेंटेन करता है? तो डोमेस्टिक बैंक मेंटेन करती है, ठीक है। किस करेंसी में मेंटेन करती है? तो फॉरेन करेंसी में मेंटेन करती है। किसके साथ मेंटेन करती है? तो फॉरेन बैंक के साथ मेंटेन करती है। समझ में आया आपको? ठीक है। तो उसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए कि यूएसए ही ऐसा करे तो यूएसए ही इसका एक और रिवर्स भी हो सकता है दोस्तों। इससे मान लीजिए मैं आपको एक, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो जाए, ठीक है, कि इसको एसबीआई में जो है, एक मिनट, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स किस रूप में होगा? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई है, और एसबीआई के अंदर सिटी बैंक का एक नॉस्ट्रो अकाउंट हो सकता है, ठीक है। किसका हो सकता है? नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक। तो ये जो सिटी बैंक है वो भी इसे मेंटेन कर सकती है। तो ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा ना, वो रुपीज़ में होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए, ये सिटी बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। समझ रहे हैं? एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पे है, लेकिन सिटी बैंक के लिए जो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा वो रुपीज़ में होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, एक करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो आपस में दोनों का नॉस्ट्रो अकाउंट एक दूसरे में हो सकता है। चलिए, तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड कंसेप्ट था। हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो अकाउंट का सिंपल में मीनिंग है, पहले मीनिंग समझ लीजिए। इट मीन्स दैट, जैसे नॉस्ट्रो में मैंने बताया ना, आवर अकाउंट विथ यू, तो यहाँ पे होता है योर अकाउंट विथ अस, ठीक है। तो दोस्तों इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन अकाउंट विच इज हेल्ड बाय फॉरेन बैंक, which is held by your account, हाँ, it is account which is held by foreign bank with a domestic bank in domestic currency। देखिए कुछ नहीं है, जस्ट रिवर्स है। अब मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। ये है हमारा भारत, और दोस्तों ये भारत की एक बैंक है, एसबीआई बैंक है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे है हमारा यूएसए, और यूएसए की एक बैंक है, मान लीजिए सिटी बैंक, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि ये सिटी बैंक जो है भारत के एसबीआई बैंक में कि अपना अकाउंट मेंटेन की है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट होगा दोस्तों, ये देखिए, ये जो एसबीआई के लिए अकाउंट का नाम क्या होगा? एसबीआई के लिए ये जो अकाउंट होगा वो होगा वॉस्ट्रो, ठीक है। तो ये किसका? वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक। समझिए बात को, ये जो अकाउंट
सिटी बैंक एसबीआई के साथ मेंटेन की हुई है, तो एसबीआई के लिए ये अकाउंट क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, लेकिन सिटी बैंक के लिए ये अकाउंट क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। तो सेम अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट बैंकों के लिए अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अच्छा, इस बैंक इसके बारे में कुछ क्रेडिट से बता दें तो बेसिकली ये भी सिटी बैंक जो है ये करंट अकाउंट मेंटेन किए है एसबीआई के साथ, ठीक है, इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज़ में, डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है वॉस्ट्रो अकाउंट किसके लिए है, एसबीआई के लिए। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे तो ये पूछना आवश्यक है कि किसके लिए है, ठीक है। तो यही सेम अकाउंट एसबीआई के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट है, लेकिन सिटी बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है। तो सेम अकाउंट जो है, जो कि एक चीज़ के लिए नॉस्ट्रो है, वो दूसरे के लिए क्या है, वॉस्ट्रो है। अभी जैसे इस केस में हमने देखा एसबीआई ने अपना नॉस्ट्रो अकाउंट कहाँ खोला था, इसका आप रिवर्स भी देख लीजिए, समझिए। एक तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, इसका आप रिवर्स भी देखिए। अभी जो पिछले केस में हम लोगों ने देखा था, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा एसबीआई, यहाँ पे है हमारा सिटी बैंक, यहाँ पे एसबीआई ने अभी अकाउंट खोला, ठीक है, यहाँ पे एसबीआई ने अपना अकाउंट खोला, ठीक है। ये है हमारा सिटी बैंक। अब बताइए ये अकाउंट सिटी बैंक के लिए क्या है, तो ये अकाउंट सिटी बैंक के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट है ना। और ये अकाउंट एसबीआई के लिए क्या है, तो ये अकाउंट एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है। तो एक अकाउंट जो है जो कि नॉस्ट्रो है एक के लिए, वो दूसरे के लिए क्या होगा, वॉस्ट्रो होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है कि कोई भी अकाउंट जो एक बैंक के लिए नॉस्ट्रो है वो दूसरे बैंक के लिए क्या होगा, वॉस्ट्रो होगा। एन अकाउंट विच इज नॉस्ट्रो फॉर वन बैंक इज वॉस्ट्रो फॉर अनदर। मैंने एग्जांपल लेके समझा भी दिया और आप इसे ध्यान रखेंगे। वैसा अकाउंट जो एक के लिए नॉस्ट्रो है वो दूसरे के लिए क्या होता है, वॉस्ट्रो होता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग तीसरे पार्ट पे आते हैं, वो है हमारा लोडो अकाउंट। दोस्तों लोडो अकाउंट क्या होता है कि इसका मतलब, वो इसका लिटरली इसका मीनिंग होता है आवर अकाउंट ऑफ देयर मनी विथ यू, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली ये भी एक करंट अकाउंट है, ये भी क्या है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है मेंटेन्ड बाय वन डोमेस्टिक बैंक, मेंटेन्ड बाय वन डोमेस्टिक बैंक, मान लीजिए एसबीआई है, फॉर अदर डोमेस्टिक बैंक, फॉर अदर डोमेस्टिक बैंक, मान लीजिए पीएनबी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है और ये है हमारा यूएसए, दो कंट्री के बीच का करेंसी। एक मान लीजिए बैंक है हमारा एसबीआई और एक बैंक मान लीजिए हमारा पीएनबी, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि सिटी बैंक है, यहाँ पे क्या है, सिटी बैंक है। सिटी बैंक के अंदर नॉस्ट्रो अकाउंट है एसबीआई का, नॉस्ट्रो अकाउंट किसका है, एसबीआई का है। अब देखिए समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि एसबीआई का तो नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। ये जो अकाउंट है एसबीआई का, ये कैसा अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट है। किस करेंसी में है, तो ये यूएस डॉलर करेंसी में है, फॉरेन करेंसी में मैंने बताया था। लेकिन ये जो पीएनबी है इसका कोई करंट अकाउंट नहीं है सिटी बैंक के साथ। समझिए कंडीशन क्या है कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका कोई भी सिटी बैंक के साथ नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं है, तो वो क्या करेगी, एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट यूज करेगी, ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए। तो पीएनबी एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट को यूज कर सकती है कुछ ट्रांजेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस केस में ये जो है पीएनबी के लिए अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, पीएनबी के लिए अकाउंट हो जाएगा लोडो अकाउंट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अकाउंट है, ठीक है। तो दोस्तों एसबीआई का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एसबीआई का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है, वो पीएनबी यूज कर रही है और पीएनबी के लिए क्या हो जाएगा, लोडो अकाउंट हो जाएगा। तो वही अंतर है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग थर्ड पार्टी अकाउंट। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, पीएनबी। तो पीएनबी का जो है एक तरह से लोडो अकाउंट हो जाएगा सिटी बैंक का अकाउंट। समझ में आ रहा है। तो ये अकाउंट यदि पूछा जाए एसबीआई के लिए क्या है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट है। ये अकाउंट यदि पूछा जाए पीएनबी के लिए क्या है, तो लोडो अकाउंट है। और ये अकाउंट यदि पूछा जाए सिटी बैंक के लिए क्या है, तो वो है आपका वॉस्ट्रो अकाउंट। देखिए एक ही अकाउंट है, लेकिन अलग अलग बैंकों के लिए नाम अलग अलग है। इस अकाउंट का एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट, पीएनबी के लिए लोडो अकाउंट और सिटी बैंक के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो ये तीन तरह के अकाउंट थे, मेजर अकाउंट थे, जो कि हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग एक और अकाउंट को देखते हैं, जो कि है अपना मिरर अकाउंट। उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। मिरर अकाउंट हमारा 4 टाइप ऑफ अकाउंट है। मिरर अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए इसको मैं समझाता हूँ बैंक एग्जांपल से। एक बैंक ले लीजिए ए, ये ए बैंक है,
ये क्या ए बैंक है, ठीक है, और ये दूसरा बैंक है बी, दूसरा बैंक है बी। तो बैंक ए ने क्या किया है, डायरेक्ट अकाउंट रिलेशनशिप मेंटेन किया है बैंक बी के साथ, ठीक है। तो क्या करेगी, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट अकाउंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बैंक ए क्या करेगी, एक मिरर अकाउंट अपने बुक में मेंटेन करेगी। अब देखिए मिरर अकाउंट कैसा होता है मैं समझाता हूँ दोस्तों, देखिए समझिए, ये एक बैलेंस शीट है इसका, ये इसका क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शन है। तो देखिए यहाँ पे यदि डी आर लिखेगी, यहाँ क्रेडिट लिखेगी, तो मान लीजिए कोई अकाउंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि ये रेमिटर है, ये ट्रांसफ़र कर रहा है पैसा, ठीक है। और यहाँ पे कोई अकाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई अकाउंट है 0009, ये जो अकाउंट है ये बैंक ए का मिरर अकाउंट है, ये बैंक ए का कैसा अकाउंट है, मिरर अकाउंट है, ठीक है। तो आप जैसे इसका यदि आप देखिएगा, इसका यदि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड देखिएगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, ये क्रेडिट में दिखाई है ना, वो यहाँ पे डेबिट में दिखाएगी। जैसे मान लीजिए कि अकाउंट इसके लिए हो गया 9, रिवर्स अकाउंट हो जाएगा 9000, ठीक है। और ये क्या दिखाएगी, ये बैंक ए के का नॉस्ट्रो अकाउंट है। समझिए क्या हुआ कि बैंक ए का बैंक बी में नॉस्ट्रो अकाउंट है, जो कि अकाउंट 9000, अकाउंट का संख्या है 9000, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो अकाउंट है ये इसके बुक में कैसे शो होगा, इसके बुक में एक शो होगा रिवर्स ऑर्डर में, और ये कहलाएगा इसका मिरर अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट भी हुआ है, मान लीजिए अकाउंट है 5678, और यहाँ पे ये बेनिफिशियरी है। देखिए कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन हुआ बैंक ए और बैंक बी के बीच में, बैंक ए का बैंक बी में नॉस्ट्रो अकाउंट है, तो वो उसके बैलेंस, उसके अपने जो ट्रांजैक्शन उसमें शो होगा। लेकिन बैंक की क्या करेगी कि सेम ट्रांजैक्शन को अपने यहाँ क्रेडिट में शो करेगी, वो मिरर अकाउंट में शो करती है। तो हर एक बैंक, जैसे एसबीआई का सिटी बैंक में यदि मान लीजिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, तो एसबीआई अपने यहाँ एक मिरर अकाउंट मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो मिरर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो रिवर्स होता है, ठीक है, जिससे रिलेटेड है। तो इससे क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है आखिर से क्या फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा यही है कि आप रिकॉन्सिलिएशन ऑफ एंट्रीज कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन ऑफ एंट्रीज में ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट में जो रिकॉन्सिलेशन होता है उसके एंट्रीज में ये फ़ायदा होता है मिरर अकाउंट का। तो ये इन्वर्स रिलेशन मेंटेन करती है। चलिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो पेमेंट गेटवे या आप इसे भी कहते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट से, ठीक है। तो स्विफ्ट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। सिस्टम टू ट्रांसमिट फाइनेंशियल मैसेज बिटवीन बैंक्स ग्लोबली, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है। इट इज़ बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम विथ ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेज थ्रू BKE का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बायलैटरल की एक्सचेंज, बायलैटरल की एक्सचेंज होता है। और ये 24 आवर्स अ डे अवेलेबल है और 365 डे अ ईयर। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो फाइनेंशियल मैसेज है ना उसका ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन। और किसके थ्रू होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन तो होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, तो BKE के थ्रू होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और टर्म है RMA, इसको आपको पता होना चाहिए। RMA क्या होता है दोस्तों, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इसे हम लोग स्विफ्ट BIC भी कहते हैं। कभी कभी देखिएगा स्विफ्ट BIC सेम चीज़ है, RMA और स्विफ्ट BIC सेम चीज़ है। BIC क्या है, BIC है बैंक
आइडेंटिफायर कोड। अब दोस्तों आरएमए करता क्या, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। अब दोस्तों ये जो हमारा स्विफ्ट है ना, वो 200 कंट्री में स्प्रेड है, पूरे बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेड है, तभी तो हम लोग दो बैंकों के बीच में फाइनेंशियल मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए आरएमए क्या है, तो देखिए ये नया बेसिकली एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया था स्विफ्ट के द्वारा ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेज के लिए दो बैंकों के बीच में। तो उसमें क्या था कि पहले तो था बीकेई, लेकिन अब जो है की जो एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, उसका एक फॉर्मेट है जो कि आरएमए होता है, आरएमए के अंदर आता है, ठीक है। और इसको हम लोग स्विफ्ट भी ऐसे भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए आरएमए सिंपल भाषा में क्या है, तो आरएमए बेसिकली एक्सचेंज की है, ऑथेंटिकेशन की है, जो कि दो बैंक के बीच में फाइनेंशियल मैसेज को ट्रांसमिट करने में आपको हेल्प करता है। समझ में? बीकेई भी क्या है, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन की है। आरएमए भी क्या है, ऑथेंटिकेशन की है, जिसके थ्रू दो बैंक आपस में फाइनेंशियल मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। चलिए स्विफ्ट के बारे में ये 3-4 जानकारी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों स्विफ्ट के बाद आता है हमारा नेक्स्ट चिप्स। दोस्तों चिप्स क्या है, तो चिप्स का फुल फॉर्म यदि हम बात करें, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये जो है यूएसए का मेजर पेमेंट सिस्टम है, यूएसए मेजर पेमेंट सिस्टम, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये अलाउ करती है यूएस लार्ज इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को, दो बैंकों के बीच के जो लार्ज ट्रांजैक्शन होते हैं यूएसए के बीच में, यूएसए में, तो ये अलाउ करती है, चिप्स अलाउ करती है। उसके बाद दोस्तों चिप्स जो है वो स्लोअर है और प्लस एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। और कंपेयर टू अदर मेजर इंटरबैंक क्लियरिंग हाउस, जैसे कि स्लोअर एंड एक्सपेंसिव देन फेड वायर भी एक तरह का आपका ये आपका फेड वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी हम लोग बात करेंगे फेड वायर, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो बस इसके काम क्या, चूंकि स्लोअर और एक्सपेंसिव है, तो लार्ज इंटरबैंक ट्रांजेक्शन को हम लोग चिप्स से करवाते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों नेट सेटलमेंट होता है, इसमें जो सेटलमेंट होता है दोस्तों वो कैसा होता है, नेट सेटलमेंट होता है। और ये हमेशा कहाँ पे अवेलेबल है, ये आपका अवेलेबल है यूएसए में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चिप्स, अपना चिप्स से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फेड वायर। फेड वायर के बारे में क्या याद रखना है, ये ऑपरेट की जाती है, ऑपरेटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। तो जितने भी यूएस बैंक हैं सभी को फेडरल रिजर्व बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना होता है, और उनको एक नंबर अलॉट किया जाता है, ABA नंबर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी यूएस के बैंक हैं उनको फेडरल रिजर्व बैंक के साथ अकाउंट, जैसे आरबीआई के, जैसे यहाँ पे भारत में आरबीआई है, वैसे ही यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक। तो यूएस के जितने भी बैंक्स हैं, यूएस के जितने भी बैंक्स हैं सभी को फेडरल रिजर्व बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। और उनको, उन सभी को क्या मिलता है, उन सभी यूएस बैंक को क्या मिलता है, सभी यूएस बैंक को मिलता है ABA नंबर। और ABA नंबर क्या है, तो ABA नंबर क्यों मिलता है, ताकि वो सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई कर सकें, टू आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर। तो किसी पेमेंट का सेंडर रिसीवर कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मिलता है, ABA मिलता है। तो यदि आप चिप्स से कंपेयर करें, चिप्स भी यूएसए का ही पेमेंट सिस्टम है और फेडवायर भी यूएस का ही पेमेंट सिस्टम है। चिप्स से यदि कंपेयर करें तो इसका ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है फेडवायर का, ठीक है, और ज़्यादा पेमेंट को ही हैंडल करती है। क्योंकि मैंने बताया भी है, यदि पूछा जाए चिप्स और फेडवायर में ज़्यादा फास्टर को ट्रांजेक्शन कौन है, तो फेडवायर ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। और ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव कौन है, तो फेडवायर लेस एक्सपेंसिव है, चिप्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये दो मामले में क्या है, इसका बेनिफिट है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है चैप्स। चैप्स के बारे में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका पहले फुल फॉर्म याद रखिए। चैप्स का फुल फॉर्म होता है क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। तो चिप्स में क्या देखा था हमने, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम था, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है। ये जो है चिप्स का ब्रिटिश इक्विवेलेंट है, चिप्स का क्या है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट। तो चिप्स का जो भी चीज़ हमने देखा ना चिप्स में, सेम चीज़ है इसमें भी, लेकिन यही कहाँ पे है, ये है आपका लंदन में, ये लंदन में ऑपरेट होता है चिप्स, ये जो अपना चैप्स है, ठीक है। तो
सेम चीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बस यही ध्यान रखना है कि लंदन का एक इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम लोग क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। उसके बाद है दोस्तों हमारा टारगेट। टारगेट क्या है? तो दोस्तों टारगेट का फुल फॉर्म है ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक यूरो पेमेंट सिस्टम है। यूरो, बस कंट्री का नाम ध्यान रखिए, कहाँ किस कंट्री में है वो दे को ध्यान रखना है। और अभी का जो सिस्टम चल रहा है वो है टारगेट 2। अभी का सिस्टम चल रहा है वो क्या नाम है उसका? टारगेट 2 नाम है, ठीक है। तो टारगेट कहाँ का है? यूरो का सेटलमेंट सिस्टम है। और अभी का सिस्टम जो चल रहा है वो कौन सा सिस्टम है? टारगेट 2 सिस्टम। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टारगेट। अब दूसरी बात है आरटीजीएस प्लस। आरटीजीएस प्लस बोलते हैं, आरटीजीएस प्लस एंड ईबीए। ईबीए का फुल फॉर्म याद रखिए, यूरो बैंकिंग एसोसिएशन। तो दोस्तों आरबीए आरटीजीएस प्लस क्या है? आरटीजीएस प्लस जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम। जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम, ये जर्मनी का क्लियरिंग सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये जो ईबीए है वो क्या है? ईबीए जो है वो नेटिंग सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर यूएस पेमेंट पे। क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारा ईबीए है। तो ये जो है जितने भी ईयू मेंबर, यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर कंट्री है ना, उनके लिए है ये ईबीए, ठीक है। उनको उनके बीच में ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए ईबीए है। इसमें 2 स्टेप होता है, एक होता है हमारा स्टेप 1 और एक होता है दोस्तों हमारा स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 1 में 200 मेंबर है जितने भी यूएस जोन के क्रॉस है, और स्टेप 2 को भी हम लोग ईयू जोन में ही होता है एसटीपी के माध्यम से। एसटीपी क्या होता है? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। कुछ फुल फॉर्म को बस ध्यान रखना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। तो आरटीजीएस प्लस और ईबीए ध्यान रखिएगा। अपने देश की यदि हम बात करें तो अपने देश में आपको पता ही है कि एक हमारा नेफ्ट है और एक हमारा आरटीजीएस है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। आरटीजीएस कौन मेंटेन करती है? तो आईडीबीआरटी, ठीक है। आईडीबीआरटी क्या है? हैदराबाद में ये संस्था है, ठीक है। तो आरटीजीएस सिस्टम ये मैनेज करती है दोस्तों। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं हम लोग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। और जो ये होता है इसका, देखिए ये होता है स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए, ये होता है स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए, और ये होता है दोस्तों लार्ज ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि ये बैचेज में होता है। तो 23 बैचेज होते हैं, आपको पता है, हाँ, ऑफ हाफ आवर का। और दोस्तों ये होता है हमारा कंटिन्यूस। ये क्या होता है हमारा? कंटिन्यूस, इसीलिए इसे ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। कंटिन्यूस से ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मिनिमम ट्रांसफ़र कुछ नहीं है इसमें। क्या है? 2 लाख का मिनिमम ट्रांसफ़र है। उसके बाद है दोस्तों मैक्सिमम जो आपका चार्जेस वगैरह है, और ये हमारा 8 बजे से लेकर 7 PM तक होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ नेफ्ट और आरटीजीएस के बीच में डिफरेंस है, आप लोगों को पता ही है ये चीज़। अब दोस्तों हम लोग एनआरआई बैंकिंग पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनआरआई बैंकिंग। तो एनआरआई बैंकिंग को समझने से पहले हमें ये समझना है कि एनआरआई का डेफिनेशन क्या है। तो एनआरआई को हम लोग कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं? जो इंडियन सिटीजन है, ये बेसिकली इंडियन सिटीजन होते हैं, ठीक है, जो कि रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में, रिसाइड इन इंडिया, जो कि इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, फॉर लेस देन 182 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब वैसे भारत के लोग जो भारत में 182 दिन से कम रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो होते हैं एनआरआई। एक दूसरा डेफिनेशन एनआरआई का,
जो कि वो होते हैं हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया, जो कि भारत से बाहर गए हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, तो वो भी क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। उसके बाद है दोस्तों जो कि भारत से हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस करने गए हैं या वैकेशन मनाने गए हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो बिजनेस वैकेशन करने गए हैं तो वो भी कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो वैसे भी लोग आते हैं जो कि भारत से बाहर गए हैं, वो हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस, किसी भी पर्पस से वो भारत से बाहर गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब वो ये इंडिकेशन दिखा रहे कि भारत से बाहर ही रहेंगे तो भी वो एनआरआई की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो टूरिस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी टूरिस्ट हैं, ठीक है, जो भी टूरिस्ट हैं जो ब्रीफ विजिट पे जाते हैं, छोटे समय के लिए जाते हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो वो हमारे एनआरआई में नहीं आते, वो दे आर नॉट फॉर एनआरआई। तो टूरिस्ट जो कि फॉरेन विजिट पे जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वो जो है हमारे एनआरआई में नहीं आते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं वो एनआरआई में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने लिखा है एम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे या हायर स्टडी पे जाएँ, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं भारत से बाहर, तो वो हमारे एनआरआई कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है एनआरआई से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा पीआईओ, नेक्स्ट है हमारा पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पीआईओ, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो पीआईओ का डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है। तो पीआईओ क्या है कि एक सिटीजन है ऑफ फॉरेन कंट्री, ये फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्री में कौन कौन सा कंट्री नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है, और कौन सा नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मतलब ये दो कंट्री नहीं है, ठीक है। वो कोई भी सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री पीआईओ होगा इफ़, कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन है कि ही और सी हैज़ हेल्ड इंडियन पासपोर्ट, तो वो भारत का पासपोर्ट यदि कभी हेल्ड किया है तो वो पीआईओ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ही और सी आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट, आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट, उनके कोई भी पेरेंट जो है, ठीक है, या तो ग्रैंड पेरेंट्स चले, यानी तो ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो भारत के सिटीजन थे, ठीक है। कभी उनके मान लीजिए कि पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट भारत के निवासी थे तो वो कहलाएंगे पीआईओ कहलाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि हीज और हर स्पाउज, हीज और हर स्पाउज, ठीक है, वो जो है वो क्या था, इंडियन सिटीजन था, तो वो क्या था, वाज इंडियन सिटीजन। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्लाउज है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए नहीं वैलिड है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई आदमी बांग्लादेश का हो और उसका स्पाउस भारत का हो तो वो भी कहा जाएगा पीआईओ, नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया है इसमें से, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा पीआईओ का डेफिनेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीआईओ जो है ये ध्यान रखना है, पीआईओ में केस में किसे हमें एक्सक्लूड करना है, अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन आपको क्लियर है एनआरआई और पीआईओ का, चलिए बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि अपना है ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, जिसे शॉर्ट में ओसीबीज भी कहते हैं। तो ओसीबीज को ज़रा समझते हैं क्या है। तो ओसीबी बेसिकली एक कंपनी है, ओसीबी क्या है, कंपनी है, या तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ठीक है, या कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है,
ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खरीदा गया है। हाँ, भारत से बाहर है, आउटसाइड इंडिया, कोई भी कंपनी भारत से बाहर हो, ठीक है, भारत से बाहर हो, जो कि खरीदा गया हो, ऑन्ड बाय एनआरआई। एनआरआई का डेफिनेशन में देखा तो एनआरआई ने खरीदा है विथ एटलीस्ट 60% ऑफ ऑनरशिप। इसका कम से कम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% ऑफ ऑनरशिप, ये कंडीशन है। तो उसे हम लोग, उस कंपनी को क्या कहते हैं हम लोग, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कहते हैं। मतलब एनआरआई का कंट्रीब्यूशन 60% होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या कि 2003 में, समझिएगा 2003 के सितंबर में एनआरआई, ये जो ओसीबी था, ओसीबी को डी रिकॉग्नाइज किया गया था, डी रिकॉग्नाइज्ड कैसे, एज इन्वेस्टर। तो 2003 के सितंबर में ओसीबी को जो है एलिजिबल इन्वेस्टर इन इंडिया, मतलब ये जो ओसीबी हैं वो भारत में निवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया 2003 में। तो उनको प्रोहिबिट किया गया इन्वेस्टमेंट अंडर पीएमएस। देखिए एक होता है हमारा पीआईएस, ये याद रखिएगा, पीआईएस होता है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये याद रखिएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इसी स्कीम के अंतर्गत जो भी एनआरआई होते हैं ना, वो भारत में निवेश करते हैं, ये याद रखना है। तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनको ये कहा गया कि अब आप जो है भारत में निवेश नहीं कर सकते पीआईएस के अंतर्गत। लेकिन 2015 में इसे रिवाइज किया गया, कुछ चेंजेस लाए गए एफडीआई पॉलिसी में, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि उन्हें रिकॉग्नाइज दोबारा किया गया, ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। नया रूल क्या कहता है समझिएगा, उन्हें रिकॉग्नाइज तो किया गया, उन्हें जो है रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, लेकिन कुछ ट्विस्ट के साथ। तो जो 60% का जो कंट्रोल था वो अब हो गया है 50%। अभी मैंने बोला था ना कि उनका 60% से ज़्यादा ऑनरशिप होना चाहिए, अब वो हो गया है 50%, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरा ट्विस्ट क्या है, दोस्तों ये जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पीडीएफ में इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पीडीएफ जो बनाया है, जो मैं पेड मेंबर को प्रोवाइड करता हूँ, उसमें मैंने सभी पॉइंट समझाया है, तो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 60% का रूल जो है 50% आ गया। और दूसरा क्या है कि ओसीबी जो है कोई कॉर्पोरेट बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंपनी भी हो सकती है। ओसीबी जो है वो क्या हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है, या पार्टनरशिप फंड भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। सो इट नॉट रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी कॉर्पोरेट बॉडी। तो 2015 यदि पूछा जाए अभी के समय पे क्या है, तो अभी के समय पे ये निवेश कर सकता है पीआईएस स्कीम के अंतर्गत, लेकिन 2 कंडीशन के साथ। इसका ऑनरशिप 50% से ऊपर होना चाहिए, और ओसीबी कोई भी कंपनी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, या पार्टनरशिप फंड हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग कुछ अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम एनआरआई, सम फॉरेन अकाउंट्स, एनआरआई अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एनआरआई अकाउंट के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 तरह अकाउंट है, ठीक है। एक रुपी होता है, कुछ रुपी अकाउंट है, और कुछ फॉरेन अकाउंट है। तो एक है हमारा एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट को कहते हैं हम लोग नॉन रेजिडेंट, इसका डेफिनेशन पहले समझिए, नॉन रेजिडेंट, ई से होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। तो रुपी है, डोमेस्टिक करेंसी का अकाउंट है, ठीक है। एक होता है हमारा एनआरओ अकाउंट। एनआरओ का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ठीक है। एक होता है हमारा एफसीएनआर अकाउंट। एफ से फॉरेन करेंसी है, देखिए ये दोनों के दोनों जो है रुपी अकाउंट है, लेकिन अब जो एफसीएनआर है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है। तो ये होता है हमारा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। दोस्तों एक होता है हमारा एसएनआर अकाउंट, एसएनआरआर अकाउंट। एसएनआरआर अकाउंट क्या है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो अब जरा इन तीनों को हम लोग जरा समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो। एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। दोस्तों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, ये अजय है, ठीक है। अजय का जो है, अजय वो क्या है, वो यूएसए में सेटल्ड है, ठीक है। वो यूएसए में कुछ काम करता है, जॉब करता है, और वो क्या करता है, जॉब करता है, और वो भारत का निवासी है, वो एनआरआई है, ठीक है। और भारत में जो है अपनी फैमिली को वो क्या करता है, पैसा रेमिट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो जो है उसने पैसा रेमिट किया $50,000, ठीक है।
तो उसने यूएसए से भारत में अपने फैमिली को पैसा रेमिट किया $50,000। तो ये क्या करेगा, ये जो है अपना एक यहाँ पे भारत में एक अकाउंट बनाएगा जिसे हम लोग एनआरई अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एनआरई अकाउंट बनाएगा भारत में। और ये जो अकाउंट होगा दोस्तों वो किस करेंसी में होगा, तो वो होगा हमारा इंडियन रुपीज़ करेंसी में। वो क्या होगा, इंडियन रुपीज़ करेंसी में होता है। ठीक है, तो दिस अकाउंट इज इन इंडियन रुपीज़ करेंसी। और दोस्तों इसमें क्या है कि ये हमारा अजय मेंटेन किया है अपने भारत में, तो इसी के नाम पे होगा ये अकाउंट। ठीक है, सो दिस अकाउंट विल बी इन द नेम ऑफ अजय ओनली। और वो किस करेंसी में है, तो इंडियन रुपीज़ करेंसी में है। और दोस्तों इसके रिलेटेड और भी कुछ नियम है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है हम लोग तीनों को कैटेगराइज कर लें, तीनों को में कंपेयर करते हैं। कुछ पॉइंट पे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जो अपना डिफरेंस है और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसे मैं कवर करूँगा। धन्यवाद।